नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हमने चैप्टर पूरा भी कर लिया और एक सेशन हमने प्रश्न और उत्तर का भी ले लिया है। आज हम थोड़े से प्रश्न और उत्तर लेकर आपके सामने फिर आ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम चैप्टर में जितने प्रश्न बन सकते हैं और जितने आपके चैप्टर के बाद जो आपकी बुक में दे रखे हैं एटलीस्ट वो सारे आंसर तो आपके सामने वो प्रस्तुत कर सके। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई और प्रश्न है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं उनके उत्तर। और कोशिश ये करें कि आप पहले जब आपके सामने कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर आप चैप्टर में से ढूंढने की कोशिश करें। तो आज के जो सेशन है उसमें पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। अब ये है, देखिए 10 पंक्तियां तो मैंने आपको 10 पॉइंट्स दे रही हूँ। आपका अगर मन कर रहा है तो आप ये पॉइंट्स को थोड़ा सा और एक भाषा में और उसके लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 10 पंक्तियों में ये है कि एक प्रकार से हम जितना भी हमारे सूक्ष्मजीवी किस प्रकार से उपयोगी है वो हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर ले रहे हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हम उपयोगी उसमें देख रहे हैं, यह कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। तो याद है ना। अब इसको आप यही आप देखें, जितने पॉइंट्स है सब एक एक प्रश्न बन सकते हैं कि ये सूक्ष्म जीवों की सहायता से मृदा में उर्वरता की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। तो आप पूरा वो समझा सकते हैं कि ये जो हमारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं इनकी रूट में हमारे स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एक नाइट्रोजन है उसको वो फिक्स कर सकते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को वो उसका स्थिरीकरण कर सकते हैं मृदा के अंदर। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे तो कोशिश ये करिए कि जो जो ये मैंने एक टाइप से बुलेट पॉइंट में दे रखा है इसका पूरा प्रोसेस आप एक रिवाइज करिए। फिर है ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे अब फर्मेंटेशन किस किस का हमने पढ़ा था, याद है? हमने अल्कोहल कैसे बनती है उसमें हमने उसका फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था और भी उदाहरण देखे थे, वो सारे अपने रिवाइज करिए। फिर हम सूक्ष्मजीवों का देखते हैं। जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर कि अब ये दही का जैसे हम नाम ले रहे हैं तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम हमारे दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो हर बार आप ये ऐसा आप बड़े क्लास में हैं तो ऐसा नहीं सोचिए जो आपके प्रश्न बुक में लिखे हुए हैं वही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। टीचर इनमें से भी आपके और अलग क्वेश्चन निकाल सकती है। तो कोशिश ये करिए कि जो जो आप पॉइंट पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते जाएं तो वो इजी रहेगा। अब जैसे फर्मेंटेशन का है तो अभी मेरे दिमाग में एकदम अल्कोहल आया था, लेकिन आगे जब दिमाग चलाया तो हमारा इडली बनाने का प्रोसेस वो भी फर्मेंटेशन की हेल्प से होता है। हमें जो डोसा बनाते हैं, हमारा जो ढोकला बनता है, तो कितनी चीजें अगर हम ऐसे सोचते जाएंगे हमारे सामने आती जाएंगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी है। कि जो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो उनको बीमारी से भी बचाते हैं। और ये हमने जब देखेंगे कि कैसे हम जो हमारे जो डिफरेंट जो दवाइयां बनती हैं तो वो क्या होता है, वो सूक्ष्मजीवी एक निष्क्रिय होते हैं, मृत होते हैं जिनको दवाई रूप में दिया जाता है। ये अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने में सहायक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने किण्वन की बात करी थी, यहाँ पे क्या चीजें बन सकती हैं वो भी हमने उदाहरण में दे दिया है। नेक्स्ट है, जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। और आप औषधि दवा आप इवन ये भी कह सकते हैं इंजेक्शन भी उसके बनते हैं ना। तो या हम कहें वैक्सीन्स उससे बनती हैं, इंजेक्शन से अच्छा हम बोले वैक्सीन्स उसकी बनती हैं जीवाणुओं से, है ना।
अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे अन्य खाद्य पदार्थ, तो हम खाद्य पदार्थ में हम अल्कोहल भी ला सकते हैं, हम आपका इडली का भी नाम ले सकते हैं, डोसा का भी नाम ले सकते हैं, तो सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैसे जो ये हमारे सूक्ष्मजीवी होते हैं, ये जो हमारा खाद्य पदार्थ के है, या उनके छिलके हैं, या ये पेड़ पौधे हैं, या जो जंतु की मृत्यु हो चुकी है, उन सब का कैसे वो एक विघटन करके वो उनको एक नदा में मिलाते हैं। फिर टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है, तो ये वैक्सीन का आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था, औषधि दवा, और यहाँ पे हमने टीके की बात करी। ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी है। तो कैसे हम ये देख रहे हैं, ये इंटरलिंक्ड है। कैसे है, तो आप ये किस प्रकार है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये निष्क्रिय करके जो सूक्ष्मजीव होते हैं या जीवाणु होते हैं, उनको वो फिर टीके के रूप में दिए जाते हैं और बीमारी से इस प्रकार दूर रखा जाता है। फिर हमारा दूसरा जो आज का प्रश्न है वो है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवी के नाम लिखिए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने के लिए, तो मिट्टी में मौजूद राइजोबियम और कुछ नीले हरे शैवाल जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं। तो मैं आपको जब चैप्टर कर रही थी तब भी कह रही थी, ये दो नाम तो आप बिल्कुल अपने टिप्स पर रख लीजिए, आपसे कोई किसी समय पूछे आपका आंसर निकले। राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल अगर याद नहीं हो तो आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कर सकते हैं। तो मैं बोल रही हूँ, अगर आप ये आंसर नोट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे देखते हैं, बाद में इन्हें नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाता है। तो यहाँ जो एक पूरा प्रोसेस चलता है कि प्लांट लेते हैं, और ये नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, जब प्रोटीन का एक प्रोडक्शन होता है प्लांट्स के, तब ये नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। फिर हमारा जो प्रश्न है वो है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त में विवरण लिखिए। अब ये तो हानिकारक तो भैया लिस्ट बनी हुई है जिससे वो हानि करते हैं, तो इनको देखते हैं। ये आप आंसर लिखने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप ये लाइन लिखें, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो ये आंसर देने का ये फॉर्मेट होता है और हमें ऐसे फॉलो करना चाहिए। तो कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं, पढ़ा था ना हमने। फिर हमारा नेक्स्ट है, कुछ जीवाणु मनुष्यों एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। फिर कुछ कवक दांत, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं, बीमारी करते हैं ना। कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। और आप ये कहें कि हमारे लिए एक वो गए कि एक विषैला भोजन में एक नॉर्मल भोजन को विषैले भोजन में परिवर्तित कर देते हैं, तो आप ये भी बात बोल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखा है, कुछ जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, अच्छा होगा आप इसके साथ अपना एक नोट बनाइए और इसमें थोड़े से नाम लिखिए कि कौन वो क्या जीवाणु का नाम है और उनसे क्या रोग होता है। ये भी आप यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। तो आप ये देखिए, कहीं कहीं ना हम दो नाम बोल रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों नाम को याद रखिए। प्रतिजैविक का मीनिंग क्या है, एंटीबायोटिक, क्योंकि आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, तो उसमें वो
ये एक दे देते हैं कि ये पूछा कि और ये जो औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूझबूझों को नष्ट कर देती हैं, उनको ये वो डैश कहलाती हैं। उन्होंने प्रतिजैविक भी कह दिया, एंटीबायोटिक भी कह दिया, और आपको थर्ड ऑप्शन दिया दोनों में से कोई उत्तर नहीं, फोर्थ ऑप्शन दे दिया दोनों उत्तर पॉसिबल हैं। जैसे ए बी सी डी, तो ए सी में आ गया ए बी कोई नहीं, और दूसरे में आ गया ए बी दोनों। तो अगर आप कहेंगे अरे प्रतिजैविक तो मालूम है, एंटीबायोटिक मालूम नहीं है, तो आपका एक आता हुआ आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए आप दोनों के नाम याद रखिएगा। फिर हम इस समय का उत्तर देख रहे हैं, प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा ये दवाइयां असरदार नहीं होंगी। तो जब हमसे ये पूछा गया है कि सावधानियां क्या रखनी चाहिए, तो हमें यह है कि जैसा डॉक्टर ने हमें एक इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जैसा हमें एक बताया गया है, हमें वो पूरा फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों आज हमने काफी प्रश्न और उत्तर देख लिए, और ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना मतलब इसमें इतने प्रश्न बन सकते हैं कि हम अगर प्रश्न बनाने शुरू करें तो अनगिनत बन सकते हैं। तो कोशिश ये है कि हमने ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं कि उन और बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी जो इसमें उत्तर हैं उनसे आप मिलान कर सकते हैं। तो कोई अब आप लोग पढ़िए इस चैप्टर को, और ये प्रश्न और उत्तर के बाद एक बार फिर से चैप्टर पढ़िए और देखिए कि इतने उत्तरों के बाद अब आप तैयार हैं कि इसमें से चैप्टर में से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप सारे उत्तर देने और बिल्कुल ठीक उत्तर देने में सक्षम हैं। तो काफी कुछ तो चीजें आपको इसमें नाम याद करने हैं, वो जीवाणुओं के, वो विषाणुओं के आपको नाम याद करने हैं, लेकिन वो ही एक मतलब याद करने वाला है। बाकी तो आप देखें तो एक हमारा एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड काफी कुछ चीजें हैं। तो रिवाइज करें। अगले सेशन में हम एक नया पार्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय।